अभय जी, फिलिस्तीन आ चुका है। अंजना जी, मैं तो हतप्रभ हूँ। एक विद्वान प्रवक्ता है, सबसे विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसके बाद सदन मैं आ में रही भी हूँ और आपके दीपक जी। टेलीविजन में भी। विदेश मंत्रालय का वक्तव्य नहीं पढ़ा? विदेश मंत्रालय का वक्तव्य नहीं पढ़ा आपने इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर? जो कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया वो का वही वक्तव्य भारत की सरकार ने दिया, मगर यहाँ चूंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है इसलिए आरोप हम पर लगाते हैं। पूछिए ना, एक बार बात की आपने, आप कह रहे थे आतंकी हमलों का जिक्र, अभी नागरोटा में हमला हुआ। जितने हमले आपकी सत्ता की सरपरस्ती में हुए आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुए। मैं पूछना चाहता हूं, पुलवामा का जब चीन चीन द्वारा आक्रमण हुआ था तब क्या स्टैंड था रशिया का, बताइए जरा, और अमेरिका का क्या स्टैंड था बताइए। इससे आपकी विदेश नीति का पता पड़ता है। रशिया के विदेश मंत्री ने टेलीविजन पर आकर कहा कि हम इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, भारत को हमारी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं, जबकि वॉशिंगटन ने इसका पुरजोर तरीके से इसको कंडेम किया और इस बात की भर्त्सना की जो चीन भारत में कर रहा है। शर्मसार कर देने वाली बात है। आप ना तो चीन से सीधी बात करना चाहते हैं, ना रशिया से बात करना चाहते। चीन भारत की भूमि में अंदर तक घुस कर बैठा है। तो रूस में ही तो सीधी बात हो रही है। ये 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 17वीं बार मुलाकात हो रही है। अभय जी, एक काउंटर क्वेश्चन है क्योंकि फैक्ट्स इधर उधर हो रहे हैं। अब 17वीं बार मुलाकात हो रही है, बायलैटरल टॉक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बाद, और उसके बाद जंग के बाद ये मतलब कई बार बातचीत हुई है, लेकिन सीधा पीएम वहां पर जाकर बातचीत कर रहे हैं हर मुद्दे पर। प्रधानमंत्री ने सामने बैठकर कहा कि ना तोप बंदूक गोली से हल नहीं निकलेगा। मैं दीपक जी को एक बार शामिल करना चाहती हूं, उसके बाद आप दोनों से एक काउंटर क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगी। डॉक्टर दीपक वोरा, क्या विदेशी दौरों का मौजूदा सरकार, प्रधानमंत्री अपने दौरे में राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं? जब डायस्पोरा को संबोधित करते हुए वो विपक्ष पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ, क्या अब हम जेलेंस्की की बोली बोलेंगे? क्या हम इस दौरे पर, क्योंकि हम रूस से रिश्ते भी अच्छा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि युद्ध में हम ये भी साफ स्पष्ट कहें कि युद्ध से हल नहीं निकलेगा, हम किसी एक पक्ष के साथ नहीं खड़े दिखाई देते हैं, हम यूक्रेन की भी मदद करते हैं दवाइयां भेजकर। ऐसे में अगर जो जेलेंस्की कह रहे हैं वही विपक्ष बोले, क्या ये ठीक है? आभारी हूं मैम, आपने मौका दिया, अपने शानदार चैनल पर मुझे शामिल किया है। हमारे दोनों लीडर्स हैं बीजेपी के और कांग्रेस पार्टी के, उनके आपस में जो संबंध है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आपके प्रोग्राम में आपसे डर लगता है इन अ पॉजिटिव वे। आप बहुत पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछती हैं, क्षमा कीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। दैट्स व्हाई यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। मैम, पहली चीज, प्राइम मिनिस्टर गए हैं रूस। 2400 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। चाणक्य ने नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन जरूरी मेरा दुश्मन बनेगा। अब आप देखिएगा, रूस का सबसे बड़ा दुश्मन इस समय यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, लेकिन हम अमेरिका के साथ एंगेज कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा एडवर्सरी इस समय चीन है, रूस उसके साथ एंगेज कर रहा है। हम समझते हैं उसकी मजबूरियां, क्यों चाइना के साथ एंगेज कर रहा है, वो समझता है हमारी मजबूरी, हम क्यों यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दोस्ती कर रहे हैं। ये होती है एक मैच्योर रिलेशनशिप। अभी तक जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया 2014 में पहली समिट मीटिंग हुई थी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट पुतिन, पहली बार इनकी हुई थी। तो उसके बाद उस समय ट्रेड, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, $10 बिलियन की थी, अब 70 बिलियन के आसपास पहुंच गए, मेनली ऑयल इंपोर्ट। लेकिन एक चीज हम याद रखते हैं, ऑयल से अलग भी एनर्जी के क्षेत्र में बहुत संबंध है। आपने नाम सुना होगा सर, कुंडानकलम न्यूक्लियर जो पार्क है, उसकी 2000 मेगावाट्स प्रोडक्शन है, शुरू हो चुकी है, 4000 और आने वाले हैं। उसकी बहुत मुखालफत की थी लोगों ने, लेकिन रूस डटा रहा, हम भी डटे रहे, और आज हमारी वो मदद कर रहा है। दूसरी चीज याद रखिएगा सर कि अभी तक जो हमारे संबंध हैं, चाहे डिफेंस में हो, चाहे एनर्जी में हो, चाहे स्पेस में हो, वो सब स्टेट ड्रिवन है। रूस की सरकारी कंपनियां यहां आई हैं, हमारी सरकारी कंपनियां वहां गई हैं। अब रूस के जो रुपए हैं जो भारतीय बैंकों में पड़े हैं, हमने तेल खरीदा एटसेट्रा, रुपीज में पेमेंट किया है, वेस्टर्न प्रतिबंधों को, सैंक्शंस को किस तरह नेविगेट किया जाए और रशियन कंपनीज उसी पैसे को भारत में कैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं, इस मुद्दे पर भी बहुत बातचीत हुई होगी जब वो दोनों अलग मिले। मैम, उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता।
एक इंटरप्रेटर होता है जो कभी कभी कुछ शब्द लिखता है जो समझ नहीं आए, पर उसको कभी हम पब्लिश नहीं करते कि क्या बात हुई, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है। 6 देशों में मैं आपका राजदूत रहा हूं, इस प्रकार की मीटिंग होती है तो हम भी बाहर चले जाते हैं, सिर्फ दोनों लीडर्स आपस में बातचीत करते हैं। तो ये कहना सही है कि ये रूस की जो पार्टनरशिप है हमारे साथ, ये इसने समय का टेस्ट, टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है। हर बार उसने हमारी मदद की है, कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमारा नुकसान हो। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे सोवियत संघ या रूस का नुकसान हो। हमने कभी उनकी आलोचना नहीं की, उन्होंने ये प्रतिबंध जो होते हैं सैंक्शन हम पर कभी नहीं लगा। अब आपने अमेरिका के प्रवक्ता की बात सुनी थी कि भारत को चाहिए पुतिन साहब से बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, यूक्रेन के बारे में। मेरा सवाल, मैं तो प्रोफेशनल डिप्लोमैट हूं, 51 साल मुझे हो गए, कि टाइगर तुम क्यों नहीं बात करते डायरेक्टली? और फिर मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स कहते हैं क्योंकि हमने गाली दी है, हमने पुतिन को कहा तू चोर है, डाकू है, हत्यारा है, वॉर क्रिमिनल है, अब बात उससे कैसे करें? फिर मैं उनको कहता हूं आप अपने डिप्लोमेट्स को भारत की फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में भेजें, हम आपको वहां सिखाएंगे कि डिप्लोमेसी और दादागिरी में फर्क होता है। अब आप बात नहीं कर पाते क्योंकि आपने गाली दी। हमने गाली नहीं दी, आपने बहुत हम पे दबाव डाला था कि रूस की आलोचना करो, हमने नहीं की। मैम, डिप्लोमेसी में ये लोग हमारे सामने बच्चे हैं, हम बहुत मैच्योर हैं इस एरिया में। और कांग्रेस के लीडर साहब और बीजेपी के, सर आपने जिक्र किया था कि पहली बार ये जो बोफोर्स हथियार लिए थे सोवियत संघ के पास, नहीं सर, 50s और 60s में हमने फ्रांस से प्लेन्स खरीदे थे, उरागान, इसी कंपनी राफाल से, और उनको हमने नाम दिया था तूफानी। नेट भी हमने लिए थे ब्रिटेन से। तो पहले से भी हमने कुछ कोशिश किया, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि मेजर डिफेंस सप्लाईज हमारे रशिया से हैं, और कभी भी सर, कभी भी इंटरप्शन नहीं हुआ है। अल्टीमेटली डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं उसका आधार होता है भरोसा। भारत को रूस पे भरोसा है, रूस को पूरी तरह से भारत पे भरोसा है। ठीक है, धन्यवाद आपका। अब सुधांशु जी, आप मोर्चा संभालिए और जो प्रश्न पहले छूट गया था उसका जवाब दीजिए। विपक्ष का आरोप यह होता है कि विदेशी दौरे का राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमूमन हर जगह जहां पीएम जाते हैं कोई ना कोई इंडियन डायस्पोरा का इवेंट वहां पर होता ही है, और वहां पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते गिनाते बीते जो वर्ष है उस पर भी टिप्पणी होती है। आपने जो बात कही मैं इसका विधिवत जवाब देता हूं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी डिप्लोमेसी में 2 मेजर डायमेंशंस में चेंज आया। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, इससे पहले जो विदेश नीति होती थी वो मुख्यतः 3 डायमेंशंस पे रहती थी, डिप्लोमेसी, मिलिट्री स्ट्रेटजी और इकोनॉमिक इश्यूज, बस 3 पे रहता था। मोदी जी ने उसमें 2 डायमेंशन और जोड़ दिया, कल्चरल डिप्लोमेसी और इंडियन डायस्पोरा। अगर हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा विदेश में है भारतवंशी, क्या इससे पहले कोई प्रधानमंत्री जाके उनसे संवाद करता था? इक्का दुक्का अटल जी का दौर छोड़ दें, अमेरिका में स्टेटन आइलैंड में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था सितंबर 2000 में, तब हम भी वहां पर थे। वरना कभी कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने भारतवंशियों के साथ अप्रोच करने का प्रयास ही नहीं किया। अरे भाई, इतनी बड़ी शक्ति और वो भारत के लिए करना चाहते उसे प्रयोग करिए। कल्चरल डिप्लोमेसी का कभी यूज ही नहीं किया, और उसका प्रभाव देखिए, अबू धाबी में मंदिर बन रहा है। कल्चरल डिप्लोमेसी का प्रभाव आप देखिए यूरोपियन देशों में। मंगोलिया में गए, पहली बार तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने एक घोड़ा प्रेजेंट किया जिसका नाम था कनथक, जो भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम है, जो सबसे बड़ी वहां घोड़ों की ब्रीड मानी जाती है, बेस्ट। मगर इसका उपयोग नहीं किया, इस कारण से इनके लिए यह समस्या आती है। और विदेश में जाके बोलने की बात, अंजना जी मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री तो डायस्पोरा में जाते हैं, ये कौन जाके विदेश में बोलता है? डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड। और इतना ही नहीं, वो कहता है, राहुल गांधी क्या बोलते हैं? I am astonished, I am aghast that the champions of democracy, Britain and America, why they are silent? ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है? ये क्यों बोला जा रहा है? और जब उनसे पूछा जाता है कि जुडिशरी, यस, ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव फिनिश्ड, जो विदेश की धरती पे जाके ये बोलता है कि उनसे ये पूछा जाए कि अबाउट मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट Muslim League is absolutely secular. I am having no problem about it. That BJP is absolutely communal. क्यों भाई आप मुस्लिम लीग और बीजेपी पे जाके बाहर बोलते हो? क्यों कहते हो कि भारत की राजनीति में भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, और उसी जुडिशरी से जिससे आपकी सदस्यता बहाल होती है, आपकी पार्टी के पक्ष में निर्णय आते हैं, दर्जनों चीजें होती है, इलेक्टोरल बॉन्ड आपके पक्ष में आता है, आप चुनाव जीतते हो, दर्जन भर राज्यों में सरकार बनाते हो, यह होता है राजनीतिक नफे नुकसान के
तराजू के ऊपर तौलकर भारत की इज्जत को विदेशों में नीलाम करना। जो प्रधानमंत्री हैं वो तो भारतवंशियों को भारत की संस्कृति और भारत के सांस्कृतिक गौरव के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं, शायद लोगों को न ध्यान हो, भारत का कैसा पूर्वकालीन संबंध है रशियन लैंग्वेज का, जो कनेक्शन संस्कृत के साथ है, कोई लोग जाके चेक करेंगे। वैसे अभी देखिए 10 लोग सोशल मीडिया पे कूद पड़ेंगे क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा गुलामी भरी हुई कि एक अच्छी बात बता दो तो इन्हें पछती नहीं है। अरे भाई रशिया में जाके देखिएगा तो एक रिवर है जिसका नाम है मोक्ष, मोक्ष ही नाम है। अब सोचिए यदि वहां किसी स्थान का नाम मोक्ष है, अगर अजरबैजान में कोई एक शहर है जिसका नाम लंकारण्य है, अगर रशियन भाषा में 11 को एकादश कहते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मगर उस पर गर्व करना ही नहीं है, आत्मग्लानि से भरे रहना है। अभी अंजना जी देखिएगा, मैंने ये बोला है तो 4 लोग कूद पड़ेंगे, उसका कोई कनेक्शन नहीं था, उसको भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म से कोई कनेक्शन नहीं था। ये है जैसे ड्रग्स किसी को मिल गए हो ना तो उसे अच्छी चीज नजर ही नहीं आती। तो भारत की बहुत अच्छी चीजें हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री जी ने इस माध्यम से अपना एक संपर्क समन्वय स्थापित करने में सफलता हासिल की।